नमस्कार, मैं राजेश चौबीसा, प्रवक्ता रसायन, जीपीसी बांसवाड़ा। आज के इस लेक्चर में हम डिप्लोमा कोर्सेस बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के विषय अप्लाइड केमिस्ट्री सब्जेक्ट कोड 103 के सिलेबस की यूनिट नंबर 11 पॉलीमर्स या बहुलक में प्लास्टिक और रबर के विषय में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने परिचयात्मक पार्ट, इंट्रोडक्टरी पोर्शन पढ़ लिया था कि बहुलक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर वे वर्गीकृत किए जा सकते हैं और उनके उदाहरण आदि। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बहुलक जो सामान्य रूप से बहुत उपयोगी हैं, ये दो बड़ी बड़ी कैटेगरीज में क्लासिफाई किए जाते हैं, प्लास्टिक और रबर, और दोनों ही पदार्थ टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो हम ये देखेंगे या पढ़ेंगे कि प्लास्टिक और रबर क्या हैं, ये किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं और इनके और क्या प्रकार होते हैं, इनके विभिन्न उदाहरण। इस तरह से हम एक जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट ये देखेंगे कि प्लास्टिक और रबर आखिरी हैं क्या। तो आइए देखते हैं प्लास्टिक और रबर। दोनों ही बहुलक पदार्थ हैं और दोनों ही में बहुलकों के सामान्य गुण पाए जाते हैं, अर्थात दोनों का ही निर्माण छोटी छोटी संरचनात्मक इकाइयों के बार बार पुनरावृत्ति होने से बनता है और इससे ये उच्च अणुभार वाले वृहद अणु होते हैं। परंतु दोनों के गुणों में भिन्नता भी होती है, जिसके आधार पर हम इन दोनों प्रकार के बहुलकों को अलग अलग देख सकते हैं कि प्लास्टिक किस प्रकार के बहुलक हैं और रबर किस प्रकार के बहुलक हैं। तो प्लास्टिक एक ऐसा बहुलक पदार्थ है जिसमें ताप और दाब द्वारा हम उसको विभिन्न सांचों में और आकृतियों में ढाल सकते हैं, जबकि रबर है वो एक प्रत्यास्थ प्रकार का बहुलक है, इलास्टोमरिक सब्सटेंस है जो खींचने पे तन जाता है और जब हम उसे छोड़ते हैं तो वापस अपनी मूल अवस्था प्राप्त करने की क्षमता रखता है। प्लास्टिक में ये जो गुण है उसको हम कहते हैं सुघट्यता है, प्लास्टिसिटी है, जिसके कारण वो गर्म करने पे नरम हो जाता है और उसको अलग अलग सांचों में हम ढाल सकते हैं। जबकि रबर में बेसिकली इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता का गुण होता है, जिससे वो खींचने पर प्रसरित हो जाता है और तन जाता है, ऐसा हम कहते हैं, और छोड़ने पर वो वापस सिकुड़ कर अपनी ओरिजिनल स्टेज रिगेन कर लेता, प्राप्त कर लेता। तो ये गुण प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी है जो रबर में पाई जाती है। प्लास्टिक को जब बनाते हैं तो सारे प्लास्टिक मेन मेड यानी सिंथेटिक हैं और वो औद्योगिक प्रक्रियाओं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, जबकि रबर हैं वो मेन मेड, मानव निर्मित भी हैं और प्राकृतिक भी हैं। अतः प्राकृतिक स्रोतों से भी ये प्राप्त होते हैं, जैसे पेड़ वगैरह से, और औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा भी इनका निर्माण संभव होता है। जब हम प्लास्टिकों का निर्माण करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, तो उसके लिए बेसिकली जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे पेट्रोलियम ऑयल है, नेचुरल गैसेस हैं, प्राकृतिक गैसेस वगैरह, इनको हम स्टार्टिंग रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जबकि हम देखेंगे कि रबर के अंदर हम जो क्रूड ऑयल होता है उससे प्राप्त उप उत्पादों को सिंथेटिक रबर बनाने में काम में लेते हैं, और जो प्राकृतिक रबर होता है वो हमको रबर का जो पेड़ होता है हेविया ब्राजिलेंसिस, उसके लेटेक्स या रबर शीट से प्राप्त किया जाता है स्कंदन द्वारा। प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक होता है वो कम टॉक्सिक होता है, लेस टॉक्सिसिटी वाला सब्सटेंस, जबकि रबर है वो उसमें जो वाटर कंटेंट प्रेजेंट है उसके कारण वो ज़्यादा टॉक्सिक होता है, हाईली टॉक्सिक मटेरियल होता है। उदाहरण देखें तो जैसे प्लास्टिक के उदाहरण है बेकेलाइट है, जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड के जो स्विचेस वगैरह हैं उसको बनाने में काम में लेते हैं। पॉलीथीन है जिसका बहुत व्यापक उपयोग होता रहा है, ये प्लास्टिक के उदाहरण है। जबकि
रबर है प्राकृतिक रबर, जो हमको रबड़ के पेड़ की जो रबड़ शीर है उससे प्राप्त होता है स्कंदन द्वारा, और ब्यूटाइल रबर है जो कि सिंथेटिक रबर है, ये इसके उदाहरण होते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि प्लास्टिक और रबर दोनों में पर्याप्त भिन्नताएं होती हैं और ये दो बड़ी बड़ी कैटेगरीज होती हैं। अब हम दोनों के सब टाइप्स देखते हैं कि इनके भी क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। तो रबर मुख्य रूप से दो प्रकार का है, प्राकृतिक रबर नेचुरल रबर और संश्लेषित रबर सिंथेटिक रबर। जो प्राकृतिक रबर है वो जैसा हम जानते हैं कि वो हमको मुख्य रूप से जो हैविया ब्राजिलियंसिस वृक्ष होता है, रबड़ का पेड़ भी कहते हैं जिसको, उस वृक्ष के छालों के अंदर से जो रसाव निकलता है, जो श्वेत रंग का दूधिया पदार्थ है जिसको रबड़ क्षीर कहते हैं, लैटेक्स कहते हैं, उसके स्कंदन से इसको प्राप्त किया जाता है। और जो संश्लेषित रबर या सिंथेटिक रबर होते हैं इनका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि रबर की बहुत ज़्यादा मांग थी और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सका, क्योंकि जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक रबर प्राप्त होता था पेड़ों से, वहाँ से उसको लाया जाना संभव नहीं था। तो उसके डिमांड को पूरी करने के लिए सिंथेटिकली आर्टिफिशियली इसको सिंथेसाइज किया गया था। और जो संश्लेषित रबर होते हैं वो हमको इस तरह से मेन मेड प्रोसेसेस के थ्रू लेबोरेटरीज़ में सिंथेसिस या संश्लेषण की प्रक्रियाएं आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से कराकर प्राप्त होता है, इसलिए से हम कृत्रिम रबर भी कह सकते हैं। जैसे बुनाएस है, नियोप्रीन है, बुनाएन है, ब्यूटाइल रबर है, ये सब संश्लेषित रबरों के उदाहरण होते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है प्राकृतिक रबर और संश्लेषित रबर में। तो ये प्राकृतिक रबर हमको प्राकृतिक स्रोत यानी वृक्ष से प्राप्त होता है, और जो संश्लेषित रबर है वो मुख्य रूप से हमको जो पेट्रोलियम के क्रूड ऑयल वगैरह उत्पाद हैं उनसे प्राप्त होता है। प्राकृतिक रबर है वो एक तरह का समबहुलक है, अर्थात इसमें जो एकलक इकाइयाँ हैं वो सब एक प्रकार की हैं। हम जानते हैं कि आइसोप्रीन इकाइयों के रिपीट होने से बनता है, जबकि संश्लेषित रबर होता है वो एक प्रकार का विषम बहुलक या हेट्रो या कोपॉलीमर है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जो संश्लेषित रबर हैं जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उनमें भिन्न भिन्न प्रकार की एकलक इकाइयाँ हैं जिनके संयोग से वे बन रहे हैं। प्राकृतिक रबर होता है वो एक तरह से सिस पॉली आइसोप्रीन है, अर्थात इसमें जो एकलक इकाई आइसोप्रीन है उसका सिस या समपक्ष विन्यास में बहुलीकरण होता है, जिससे ये बनता है प्रकृति के अंदर प्राकृतिक रूप से। जबकि यहाँ पर जो सिंथेटिक रबर होते हैं उनमें अलग अलग एकलक इकाइयाँ होती हैं, आइसोप्रीन के अलावा भी हो सकती हैं, और उनका पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण करवा करके लेबोरेटरी में हम उनको बहुलीकृत कर प्राप्त करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। प्राकृतिक रबर जो होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स या प्रतिऑक्सीकारक पहले से ही मौजूद होते हैं, इसलिए उसका एजिंग धीरे होता है। जबकि जो सिंथेटिक रबर्स होते हैं उनको एजिंग से बचाने के लिए उनमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स नेचुरली नहीं होते हैं, इसलिए उसको हम बाहर से एज ए एडिटिव मिलाते हैं, उनको मिलाना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है। फिर प्राकृतिक रबर प्रकृति से प्राप्त होता है तो उसके गुणों को अच्छा परिवर्तित करने के लिए, संशोधित करने के लिए और उपयोगी बनाने के लिए प्राय बहुलीकरण किया जाता है, जिसमें सल्फर के साथ गर्म करते हैं, पर गुणों में परिवर्तन आसान नहीं होता है। जबकि जो सिंथेटिक रबर है वो लेबोरेटरी में ही सिंथेसाइज किए जाते हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, अतः वहाँ हम कंडीशंस को कंट्रोल करके उनके गुणों को आसानी से वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए परिवर्तित कर सकते हैं। हालांकि ये दोनों ही रबर जो हैं उनमें प्राय बहुलीकरण किया जाता है, और सल्फर के साथ गर्म करने की इस प्रक्रिया को जिसको हम बहुलीकरण कहते हैं उसको दोनों ही प्रकार के रबर के साथ संपादित किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्राकृतिक रबर और संश्लेषित रबर में पर्याप्त भिन्नताएं होती हैं। अगर हम देखें तो प्राकृतिक रबर तो प्रकृति से हमें मिल ही रहा है। संश्लेषित रबर में जैसे नियोप्रीन है वो संश्लेषित रबर का उदाहरण है, बुनाएस है ना, बुनाएन है, ब्यूटिल रबर है, ये सब संश्लेषित रबर है। प्लास्टिक जो होते हैं वो भी दो प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं, ताप सुनम्य प्लास्टिक जिसको हम थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं, और ताप दृढ़ प्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ये दो बड़ी बड़ी कैटेगरियाँ हैं। ताप सुनम्य जो है, जैसे एग्जांपल पॉलीथीन है, वो ताप सुनम्य प्लास्टिक का उदाहरण है। ताप दृढ़ है ना का उदाहरण है ना थर्मोप्लास्टिक है, वो पॉलीथीन है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेकेलाइट है। अब इन दोनों में भी दो बड़ी बड़ी ये कैटेगरियाँ हैं जिनमें पर्याप्त अंतर होते हैं। और देखिए ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस होते हैं, तुलनात्मक प्रश्न होते हैं, वो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में
पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न अक्सर आता है कि ताप सुनम्य और ताप दृढ़ प्लास्टिक्स में विभेद कीजिए। व्हाट आर डिफरेंसेस इन थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग टाइप ऑफ प्लास्टिक्स। तो देखिए दोनों बहुत स्पष्ट कैटेगरी हैं, दोनों में पर्याप्त अंतर होते हैं। आइए देखते हैं क्या अंतर है। गर्म करने पर जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, नर्म हो जाते हैं और वर्केबल हो जाते हैं, उन पर और काम किया जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें कमज़ोर बंध होते हैं, इनके द्वारा ये बंधित होते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं वो गर्म करने पे नर्म नहीं पड़ते, बल्कि वो और भंगुर होते हैं और हार्ड हो जाते हैं, और फिर ज़्यादा गर्म अगर कर दिया जाए तो वो जल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उनके अंदर प्रबल ससंयोजक बंध के द्वारा तिर्यक बंध बनते हैं, जिससे जाल संरचना, नेटवर्क स्ट्रक्चर उनकी होती है। इस कारण से उनमें ये गुण नहीं पाया जाता कि गर्म करने पर वो सॉफ्ट हो जाए, वर्केबल हो जाए, और इसलिए उन पर को गर्म करके और उन पर काम नहीं किया जा सकता, जबकि थर्मोप्लास्टिक्स पर ऐसा करते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स या ताप सुनम्य प्लास्टिक होते हैं, ये लंबी श्रृंखला वाले रेखीय बहुलक हैं, लीनियर पॉलीमर्स हैं। इसके विपरीत जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं, ताप दृढ़ प्लास्टिक हैं, ये तिर्यक बंधों द्वारा बंधित होते हैं। यानी इनमें जो बहुलक श्रृंखलाएं होती है लंबी लंबी, उनके बीच में फंक्शनल ग्रुप्स या क्रियात्मक समूहों के परस्पर क्रिया या संघनन होने से तिर्यक बंध, क्रॉस लिंकेजेस का निर्माण हो जाता है, और इसके कारण ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर, त्रिविम जाल संरचना का निर्माण करते हैं। तो इनकी संरचना काफ़ी अलग होती है ताप सुनम्य प्लास्टिकों से। ताप सुनम्य प्लास्टिकों से अलग होते हैं। ताप सुनम्य प्लास्टिक क्या होते हैं? ये प्राय योग बहुलीकरण अर्थात एडिशन पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन द्वारा बनते हैं। एकलक इकाइयाँ हैं वो असंतृप्त होती हैं और ये परस्पर आपस में योगात्मक अभिक्रिया द्वारा जुड़ जाती हैं, जिससे योग बहुलीकरण हो जाता है, और लंबी लंबी पॉलीमरिक श्रृंखलाएं जो एक दूसरे पर वॉन डेर वाल बलों द्वारा जुड़ी रहती हैं, वो उस प्रक्रिया द्वारा बहुलक या पॉलीमर का निर्माण होता है। तो ये इसी कारण से आसानी से एक दूसरे पे खिसक सकती हैं और ये ताप सुनम्य होते हैं। जो ताप दृढ़ होते हैं ये संघनन बहुलीकरण की क्रिया द्वारा बनते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन द्वारा बनते हैं। अर्थात इनमें एकलक इकाइयाँ जो होती हैं जो परस्पर क्रिया करती हैं, उनमें क्रियात्मक समूह होते हैं, और ये क्रियात्मक समूह परस्पर क्रिया करके और कुछ उप उत्पाद के अणु जो प्राय विलायक होते हैं, जैसे अल्कोहल है, जल है इत्यादि का त्याग कर उप उत्पाद के रूप में, और फिर ये पॉलीमर या बहुलक का निर्माण करते हैं। तो बहुलीकरण इस प्रक्रिया द्वारा होता है जो योगात्मक प्रक्रिया से कुछ अलग है। इसलिए यहाँ हम कहेंगे संघनन द्वारा क्रिया बहुलीकरण हो रहा है क्रियात्मक समूह के मध्य में, तो ये संघनन बहुलीकरण से बनते हैं। तो यहाँ कंडेंसेशन हो रहा है, जबकि जो हमारे थर्मोप्लास्टिक्स हैं, ताप सुनम्य प्लास्टिक है, उनमें योगात्मक अभिक्रियाओं द्वारा पॉलीमर बन रहे हैं। थर्मोप्लास्टिक्स यानी ताप सुनम्य, जैसा नाम बता रहा है, उनको ताप देकर इन्हें सॉफ्ट कर दिया जाता है। कई बार इनमें कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं जिनको हम प्लास्टिकारी या प्लास्टिसाइजर्स कहते हैं। जैसे पीवीसी जो है उसको सॉफ्ट करने के लिए टर्शरी ब्यूटाइल थैलेट नाम का सब्सटेंस मिलाते हैं, जो एक प्लास्टिकारी या प्लास्टिसाइजर है, और फिर इनको गर्म कर देते हैं। ये बहुत आसानी से सॉफ्ट होकर पिघल जाते हैं और इन्हें पुनः आवश्यकतानुसार नई नई आकृतियों में ढाला जा सकता है। अतः ये पुनः काम में आ जाते हैं, रिसाइकल हो जाते हैं। कहने का मतलब बार बार काम में आ सकते हैं, और इन्हें हम बार बार काम में इस प्रकार से ले सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो होते हैं, इनमें ये गर्म करने पे चटक जाते हैं, ज़्यादा गर्म करने पे जल जाते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट नहीं होते हैं और पिघल के वापस इनको उपयोग में लिया जाना संभव नहीं होता है। इसलिए ये बार बार काम में नहीं लिए जा सकते, एक ही बार काम में लिए जा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं ताप सुनम्य प्लास्टिक है, उसके उदाहरण में पॉलीथीन है, पॉलीवाइनाइल क्लोराइड या पीवीसी है, वो इसके उदाहरण है। इसके विपरीत जो हमारे ताप दृढ़ प्लास्टिक हैं, उसमें जैसे बेकेलाइट है, जो एक फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी कहलाता है, वो बेकेलाइट का उपयोग हम इलेक्ट्रिकल जो बोर्ड के स्विचेस होते हैं, क्योंकि पैड कंडक्टर होता है, कुछ अलग होता है, उसमें करते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि प्लास्टिक और रबर जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार के बहुलक हैं, और दोनों में पर्याप्त भिन्नताएं होती हैं, और साथ ही प्लास्टिक्स के भी अलग अलग प्रकार होते हैं और रबर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। इनको हमने पढ़ा। तो आज के लेक्चर में हमने प्लास्टिक और रबर, उनके प्रकारों, उनमें मुख्य भिन्नताओं और उनके उदाहरणों का अध्ययन किया। सो दैट्स ऑल। थैंक यू।